तो हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कैसे ब्रह्मांड की शुरुआत होती है, कैसे हमारा जो ब्रह्मांड है वो बना, इसकी शुरुआत कैसे होती है और कैसे हमारे जो आज के हम तारे या जो हमारा सूर्य है, जो हमारे ग्रह हैं वो कैसे बने और हमारा चंद्रमा आखिर कैसे बना। तो इसके बारे में हम समझेंगे। इस कुछ थ्योरी जो दी गई हैं, आज की मॉडर्न थ्योरीज जो हैं उनको समझेंगे। साथ में थोड़ा बहुत ये भी समझेंगे कि पुराने समय में क्या लोग बाग ब्रह्मांड के बारे में समझते थे और उनकी क्या धारणाएँ थीं। तो ये सब समझेंगे। तो मैं 4 भागों में समझाने की कोशिश करूँगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए इस टॉपिक को समझने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। ब्रह्मांड हम समझते हैं और हम सुनते हैं। जब हम ब्रह्मांड कहते हैं तो हमारे दिमाग में क्या क्या आता है? हमारे दिमाग में आता है कि गैलेक्सीज हैं, कई सारी तारे हैं, कई बिलियंस ऑफ सारे अरबों तारे हैं, गैलेक्सीज हैं। पर पुराने समय में क्या होता था? तो पुराने समय में इतना खोज तो ही नहीं थी, इतना लोगों को इतना तो मतलब पता नहीं था कि कितना क्या है। पुराने समय में क्या मान्यता थी? समय में एक थ्योरी दी गई थी जिस एरिस्टोटल नाम के, अरस्तु जिसे भारत में अरस्तु कहते हैं, और उसका नाम था एरिस्टोटल। एक ग्रीस का फिलोसोफर था। तो उसके ज़रिए और बाद में इसको रिवाइज किया गया एक टॉलमी नाम के जो फिलोसोफर था, उसके ज़रिए उसको अपडेट किया गया। तो इस थ्योरी में ये बताया गया कि जो ब्रह्मांड है, उस ब्रह्मांड का जो केंद्र है वो हमारी पृथ्वी है। मतलब उनने एक मॉडल दिया, उसमें बताया कि जो पृथ्वी है वो ब्रह्मांड के केंद्र में है और ब्रह्मांड पृथ्वी के आसपास है और पृथ्वी जो है वो स्थिर है और जो सूरज है वो पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है, ना कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है, और सारे ग्रह भी पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं और ये बताया गया। तो करीबन जो थ्योरी दी गई थी वो 300 BC यानी कि आज से 2300 साल पहले दी गई थी लगभग। तो काफ़ी पुरानी थ्योरी थी। इसके बाद काफ़ी सारी नई थ्योरी आई और लगभग 16वीं सदी तक यही जो विचार था उसी को माना गया कि पृथ्वी दुनिया का केंद्र है, पृथ्वी जो है ब्रह्मांड का केंद्र है और जो सूरज है सब है ये इसकी परिक्रमा कर रहे हैं। पर हुआ है कि 16वीं सदी में एक नया खगोल शास्त्री और नया एक फिलोसोफर आया जो पोलैंड नाम के एक देश से बिलोंग करता था, जिसका नाम था निकोलस कोपरनिकस। तो उसने एक नई थ्योरी दी और उसने बताया कि जो पृथ्वी है वो ब्रह्मांड के केंद्र में नहीं है, सूरज जो है वो ब्रह्मांड के केंद्र में है और पृथ्वी सूरज की परिक्रमा कर रही है, ना कि सूरज परिक्रमा कर रहा है, और जो तारे हैं सब इसकी परिक्रमा कर रहे हैं। लेकिन इस थ्योरी में भी अभी यही बता रहा है कि ब्रह्मांड के केंद्र में है सूरज। अभी तक गैलेक्सी के बारे में इतना नहीं पता था। अभी सिर्फ यही जानते थे कि ब्रह्मांड है और ब्रह्मांड में सूरज है और यही सिर्फ जो ग्रह हैं वही पूरा ब्रह्मांड है। ये ज़्यादातर यही समझा जाता था और ज़्यादा मतलब इस टाइम तक ब्रह्मांड बहुत बड़ा नहीं था जो आज का ब्रह्मांड। तो 17वीं सदी में एक नया खगोल शास्त्री आता है जो कि इटली का होता है और वो नेदरलैंड जाता है और देखता है कि वहाँ पे कई सारे टेलीस्कोप है। लोग समझते हैं कि गैलीलियो ने खोज की थी, तो दरअसल गैलीलियो ने टेलीस्कोप की खोज नहीं की थी। टेलीस्कोप जो है वो सबसे पहले नेदरलैंड में बनाए गए थे। तो नेदरलैंड यानी कि हॉलैंड, तो वहाँ पे वो जाता है और टेलीस्कोप देखता है और उनको कॉपी करके अपना खुद का एक टेलीस्कोप बनाता है इटली में वापस जाके। तो उससे वो देखता है। तो ये दुनिया में पहली बार होता है कि कोई टेलीस्कोप की मदद से उसने ये देखा टेलीस्कोप की मदद से कि जो जुपिटर है यानी कि बृहस्पति ग्रह, उसके कुछ मून यानी कि कुछ चंद्रमा उसकी परिक्रमा कर रहे हैं। अगर जो एरिस्टोटल है उसने जो थ्योरी दी थी, अगर वो थ्योरी सही होती तो ये नहीं होना चाहिए था। मतलब ये दिख नहीं सकता था, ऐसा होना पॉसिबल नहीं था, पर ऐसा हो रहा है। मतलब चंद्रमा, बृहस्पति के जो चंद्रमा है वो उसकी परिक्रमा कर रहे हैं, यानी ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है सूरज। तो ये माना जाने लगा कि सूरज ब्रह्मांड का केंद्र है, पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है। ऐसे मतलब गैलीलियो कई सारे प्रमाण रखते हैं और जो कोपरनिकस के जरिए जो बताया गया था कि सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है उसको और मजबूत बनाते हैं, उस विचार को और मजबूत बनाते हैं। उसके बाद क्या होता है, तो फिर कुछ टाइम बाद नए खगोल शास्त्री एस्ट्रोनॉमर आते हैं जिनका नाम होता है जोनास केपलर, जो कि एक जर्मन होते हैं। तो वो ये बताते हैं कि जो हम अभी तक जो हम समझते थे कि ये सर्कुलर पैटर्न में परिक्रमा कर रहे हैं, पर ये सर्कुलर पैटर्न में परिक्रमा नहीं कर रहे। ये जो परिक्रमा कर रहे हैं वो एक इलिप्टिकल पैटर्न में परिक्रमा कर रहे हैं, जिसे अंडाकार भी कह सकते हैं, अंडाकार आकार में, अंडाकार ऑर्बिट पे। यही माना जा रहा था 18वीं सदी तक कि जो ब्रह्मांड है वो उसका सूर्य केंद्र है। पर होता क्या है, धीरे धीरे टेक्नोलॉजी अपडेट होती जाती है और टेक्नोलॉजी अपडेट होने के साथ 19वीं सदी की स्टार्टिंग 19वीं सदी की एंडिंग तक और
20वीं सदी की स्टार्टिंग तक ये माना जाने लगा कि जो ब्रह्मांड है, जो सूर्य है, वो ब्रह्मांड के केंद्र में नहीं है, जबकि जो हम ब्रह्मांड अभी तक समझते थे वो ब्रह्मांड उससे कई गुना बड़ा है। अभी तक हम समझते थे कि एक गैलेक्सी है, एक गैलेक्सी है ब्रह्मांड में, पर एक गैलेक्सी नहीं है, अरबों गैलेक्सी हैं इस ब्रह्मांड में। भी माना जाता था कि जो कुछ टाइम बाद ये मानने लगे थे कि जो सूर्य है वो गैलेक्सी का केंद्र है, गैलेक्सी का केंद्र है। पर बाद में ये पता चला कि सूर्य जो है वो गैलेक्सी का केंद्र भी नहीं है। ऐसे धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ती गई और हमें पता चलता गया कि पहले हम मानते थे कि ये जो पृथ्वी है वो केंद्र में है, और अब हम समझने लगे हैं कि नहीं, पृथ्वी जो हम समझते थे कि जो हमारी एक गैलेक्सी है, मतलब यही माने जाते थे एक ही गैलेक्सी है, पर वो गैलेक्सी नहीं, कई बिलियंस ऑफ गैलेक्सी हैं इस ब्रह्मांड में, और ये ब्रह्मांड बहुत बड़ा है जितना हम समझते थे, और कई सारे तारे हैं। और जो हम समझते थे सिर्फ ग्रह की, और ये भी हम समझते थे अभी तक कि सिर्फ ब्रह्मांड में गैलेक्सीज हैं, स्टार्स हैं और जो प्लैनेट्स हैं जो हम देख सकते हैं। कुछ ऐसा मैटर, कुछ ऐसी चीज़ें हुई जो हम देख नहीं सकते थे, डार्क मैटर कहते हैं, तो वो भी है इस ब्रह्मांड में। तो वो हम जिसको हम पहले नहीं जानते थे, पर अब वो भी पता चलने लगा। बिग बैंग थ्योरी, तो बिग बैंग थ्योरी जो थी वो 1920 के करीबन दी गई थी। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एडविन हबल, जो कि अमेरिकन साइंटिस्ट थे। और आपने एक टेलीस्कोप का नाम भी सुना होगा, हबल टेलीस्कोप, जो अमेरिका के द्वारा बनाया गया, तो वो जो इन्हीं के नाम पे रखा गया था। तो इनने जो थ्योरी दी थी, तो एक जो थ्योरी थी बिग बैंग, तो इसको बिग बैंग थ्योरी को एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स की थ्योरी भी कहते हैं थे, क्योंकि इसमें बताया गया था कि कैसे यूनिवर्स, कैसे हमारा ब्रह्मांड फैलता जा रहा है, मतलब एक्सपेंड करता जा रहा है। तो बिग बैंग थ्योरी में बताया क्या गया, तो बिग बैंग थ्योरी में ये बताया गया है कि जो स्टार्टिंग है ब्रह्मांड की, जो शुरुआत है वो एक छोटे से पॉइंट से, एटम के साइज़ के पॉइंट है उससे भी छोटे पॉइंट से शुरुआत हुई थी इसकी। और ये माना जाता है कि इससे पहले कुछ नहीं था, मतलब ब्रह्मांड की शुरुआत इस पॉइंट के फटने से होती है, इस पॉइंट के ब्लास्ट होने से होती है। और ये पॉइंट क्यों आया और कहाँ से आया, इसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। अभी तक इसके ऊपर खोज चल रही है, पर हमें अभी तक नहीं पता। अभी तक सिर्फ इतना माना जाता है कि पॉइंट से यूनिवर्स बना है। तो एक पॉइंट था जिसमें इनफाइनाइट, यानी कि असीमित एनर्जी थी, असीमित डेंसिटी थी, इनफाइनाइट डेंसिटी थी, यानी कि इसका घनत्व असीमित था, मतलब उसकी कोई लिमिट नहीं थी, इतना घनत्व था, इतनी घना घनत्व वाला पॉइंट था वो। और होता क्या है, वो पॉइंट अचानक ब्लास्ट होता है पॉइंट का, फट जाता है। और फटने के 1 मिनट के अंदर क्या होता है कि कुछ जो मैटर रहता है जो फटता है, तो फटने से कुछ पार्टिकल्स बन जाते हैं और कुछ बन जाते हैं एंटी पार्टिकल। तो ये पार्टिकल और एंटी पार्टिकल आपस में टकरा के और कोलाइड करके डिस्ट्रॉय होने लगते हैं, मतलब ख़त्म हो जाते कर देते हैं। और फिर भी कुछ पार्टिकल्स और मैटर बच जाता है। तो जो मैटर बचता है मतलब जो पार्टिकल बचते हैं, उन पार्टिकल से दो नए स्टेबल पार्टिकल्स की संरचना बनते हैं, जिनको कहते हैं हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है और न्यूट्रॉन जो नेगेटिवली। तो एक एटम जो होता है उसमें 3 चीज़ें होती हैं, एक होता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो बन जाते हैं और जब बन के हीलियम और हाइड्रोजन का न्यूक्लियाई बनाते हैं। पर ये एक प्रॉपर हाइड्रोजन और हीलियम नहीं बन पाते, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन अभी भी जो इनसे जुड़ा नहीं हुआ तो होता है, क्योंकि टेम्परेचर अभी भी कई बिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। उसके बाद प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन रहते हैं वो जुड़ जाते हैं और हाइड्रोजन और हीलियम बनाते हैं। पर ये हाइड्रोजन और हीलियम है वो अभी भी कम्प्लीटली बने नहीं होते, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इलेक्ट्रॉन अभी नहीं जुड़ा होता है। पार्शियली ये बन जाते हैं, इनका न्यूक्लियाई बना देता है। तो क्योंकि अभी टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है और अभी सिर्फ 1 सेकंड ही हुआ है बिग बैंग को हुए, मतलब ब्लास्ट को हुए, और 1 सेकंड के अंदर ये सब हो गया है। तो होता है क्या, टाइम के धीरे धीरे फिर और चीज़ें, टेम्परेचर कम होता जाता है, और 3 लाख साल बाद मतलब इसको गुजरे हुए 3 लाख साल के बाद, यानी कि 300,000 ईयर्स के बाद जो टेम्परेचर है वो करीबन 4000 डिग्री केल्विन के करीबन और 3700 डिग्री सेल्सियस के करीबन आ जाता है। तो तब क्या होता है, अब जो मैटर है, अब जो इलेक्ट्रॉन है वो जुड़ने लगते हैं और हाइड्रोजन और हीलियम बनने लगते हैं। तो हाइड्रोजन और हीलियम बनने लगते हैं, जिसके कारण जो हमारा
जो अभी तक का यूनिवर्स था वो अभी ट्रांसपेरेंट नहीं था, मतलब पारदर्शी नहीं था, पर अब वो इस मैटर के बनने के कारण हमारा यूनिवर्स पारदर्शी हो जाता है। तो ये ही बिग बैंग में बताया गया है। तो अभी तक हमने जैसे बिग बैंग में समझा था कि जो हाइड्रोजन और हीलियम के पार्टिकल्स बन चुके हैं अब, तो इसके संग कई सारे डस्ट पार्टिकल और कई अदर गैसेस के पार्टिकल्स भी बनना चालू हो जाते हैं। तो एक नेब्यूला, एक गैस का एक क्लाउड सा बनना चालू हो जाता है बहुत बड़ा, तो जैसे नेब्यूला कहते हैं उस क्लाउड को। तो क्या होता है, वो नेबुला में जो हाइड्रोजन और हीलियम होता है, तो ये दोनों आपस में टकराने लगते हैं और एक इनका और जो ग्रेविटी होती है उसके कारण ये दोनों आपस में पास आने लगते हैं और टकराने लगते हैं और फ्यूज़न होने लगता है। फ्यूज़न के जरिए ये एनर्जी क्रिएट करने लगते हैं। मतलब जो हम आज सूरज देखते हैं जो चमकता है, उसमें मतलब जो एनर्जी क्रिएट हो रही है, मतलब जो गर्मी है उसमें, तो फ्यूज़न के कारण हो रही है। हाइड्रोजन और हीलियम आपस में टकराते हैं और डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और जिसके कारण एनर्जी निकलती है गर्मी के फॉर्म में, हीट के फॉर्म में, तो उसको बोलते हैं फ्यूज़न। तो ऐसे फ्यूज़न करके वो आपस में हाइड्रोजन और हीलियम जुड़ने लगते हैं। और आज का जो सूरज है आज का जो सूरज देखते हैं वो इसी प्रोसेस के जरिए बनता है। तो उसके बाद क्या होता है, सूरज तो बन जाता है, यानी कि स्टार्स, तो ऐसे स्टार बनते हैं। तो सूरज क्या एक तरह का तारा ही है, तो इसी तरह के सारे तारे बने हैं हमारे, ठीक है, नेबुलर क्लाउड के जरिए। पर होता क्या है, जो स्टार्स तो बन जाता है, मतलब ये हमारा सूरज तो बन जाता है, उसके बाद जो क्लाउड्स कुछ और मटेरियल भी बचता है इसके बाहर। तो जो लाइट गैस थी, हाइड्रोजन और हीलियम जो है वो सबसे हल्की गैसेज हैं। तो हाइड्रोजन और हीलियम जो है वो सबसे हल्की गैस हैं। तो ये दोनों बीच में आ गई थी, और इससे हमारा जो सूरज है और जो तारा है वो बन जाता है, सूरज बन जाता है। तो कुछ जगह तो मतलब तारे ही स्टार्स अकेले बनते हैं, पर कुछ जगह क्या होता है, ये बनने के बाद जो क्लाउड्स है वो ख़त्म नहीं, मतलब कुछ और क्लाउड्स है और पार्टिकल्स रह जाते हैं इसके ज़रिए। तो वो जो पार्टिकल्स हैं उससे क्या होता है, कुछ नए ग्रह बनना चालू हो जाते हैं। वो इसका एक नेबुला, एक क्लाउड बनाते हैं स्पेरी, जो कि डिस्क शेप में होता है, और उससे नए नए ग्रह बनने लगते हैं। और आज का जो सौरमंडल है वो ऐसे ही बनते, ग्रह के बनने से मतलब जो पार्टिकल्स थे अदर, जैसे कि हाइड्रोजन और हीलियम तो थे ही, उसके अलावा जैसे नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, और अदर गैसेज और अदर पार्टिकल्स, उनको मिलकर नए ग्रह बनने लगते हैं। और जब ये नए ग्रह बनते हैं और नए ग्रह बनने लगते हैं, तो ऐसे हमारा सोलर सिस्टम बनता है, मतलब सौर मंडल बनता है इस तरह से। और चांद कैसे बनता है, चांद है उसके बारे में माना जाता है कि जो हमारी पृथ्वी थी, जब वो अपनी शुरुआती स्टेज में थी, अर्ली स्टेज में थी, तो उस टाइम एक करीबन जो हमारे मंगल ग्रह है उसका 1/3 इसके बराबर साइज़ का एक उल्का पिंड आता है और पृथ्वी से टकराता है। और उस टकराने के कारण काफ़ी सारा हिस्सा पृथ्वी का, कुछ हिस्सा मतलब 1/3 या कुछ के करीबन जो हिस्सा टूट के अलग होता है, वो हिस्सा पृथ्वी के चक्कर लगाने लगता है, अलग हो जाता है और पृथ्वी के चक्कर लगाने लगता है। और धीरे धीरे टाइम के संग वही आज का चांद बन जाता है, मून बन जाता है। तो इस तरह से चांद बन जाता है आखिर। और बाकी हम जानेंगे पृथ्वी कैसे बनी, तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा पृथ्वी हमारी कैसे बनी। और पूरा मतलब मैं समझाने की कोशिश करूँगा काफ़ी अच्छे तरीके से कि कैसे हमारा जो पृथ्वी की अर्ली स्टेजेस, मतलब इस ब्लास्ट से लेके, मतलब इस टकराने से लेके कैसे आज के टाइम तक, आज की ज्योग्राफी है, जो हमारा मैप है, वहाँ तक हम कैसे पहुँचे, तो ये नेक्स्ट वीडियो समझेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। और तो ये मेरा फर्स्ट वीडियो था, तो आपका कोई सजेशन है तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइए कैसे मैं इस वीडियो को इम्प्रूव कर सकता हूँ। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।